Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study figures of speech. Okay, so figures of speech क्या होती हैं थोड़ा बहुत तो हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था. आज हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि figures of speech क्या होती हैं. जिन बच्चों को आइडिया नहीं है उनकी क्लैरिटी के लिए. अच्छा, तो पहले देखते हैं कि figures of speech की डेफिनेशन क्या है. Figures of speech are creative and non-literal uses of language that writers and speakers use to make their ideas more vivid, powerful, emotional and imaginative. तो figures of speech basically non-literal यूज़ ऑफ लैंग्वेज है. नॉन लिटरल यूज़ ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो लिटरल मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, तो जब आप डिक्शनरी मीनिंग के अलावा किसी और मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात आपने कही और उस बात का मीनिंग वो नहीं है बल्कि उसका मीनिंग कुछ और है, तो क्या होगा, वो आपकी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी. ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच की बहुत सारी आगे कैटेगरीज हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी जो राइटिंग्स हैं उनको और बेहतर तरीके से शो कर सकें, कभी हम उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, कभी हम उसके अंदर इमेजिनेशन ऐड कर सकें, कभी क्रिएटिविटी लेकर आ सकें या उसको इमोशनल उसमें एलिमेंट लेकर आ सकें. तो इन चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग इन अ सिंपल और ऑर्डिनरी वे, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एड डेप्थ. तो आप जब किसी बात को आराम से कहने की बजाय, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहने की बजाय, आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ के अंदर डेप्थ लेकर आते हैं, उसमें फीलिंग्स लेकर आते हैं थ्रू फिगर्स ऑफ स्पीच. Beauty and emphasize. Okay, helping the reader or listener see, feel or imagine the idea more clearly. तो ये क्या करता है, ये एक रीडर को या फिर एक लिसनर को उस आइडिया को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प आउट करता है. अच्छा, तो जो हमारे पास कॉमनली यूज़ जहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं वो पोइट्री में तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा. ठीक है, पोइट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, आपके पास आपने डिफरेंट पोएम्स पढ़ी होंगी, डैफोडिल्स पढ़ा होगा, तो बहुत सारी उसमें कहीं पे पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं, कहीं सिमिली इस्तेमाल करते हैं, तो पोइट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. इसके अलावा स्टोरीज़ के अंदर भी होता है, स्पीचेस के अंदर भी होता है और एवरीडे कन्वर्सेशन के अंदर भी आप इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, आई कैन सी IMCG-F10-2 इज़ ऑनलाइन. आप अपना कैमरा काइंडली ऑन कर लें ताकि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ. ओके, अच्छा, तो सबसे पहली जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली. सिमिली इज द ईजीएस्ट फिगर ऑफ स्पीच. हम अब इसमें क्या होता है, अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच कह लें, लिटरेरी डिवाइस कह लें, फिगरेटिव डिवाइसेस कह लें, ये सब चीज़ें एक ही बात है. ठीक है, अच्छा, तो सिमिली क्या होती है. अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. तो जब हम दो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिमिली. ठीक है, तो जब फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट को कंपेयर कर लिया किसी एक फ्लावर के साथ या किसी की ब्यूटी को, ठीक है, तो उसको हम वो भी सिमिली होगी. दो चीज़ों को आपस में आपने कंपेयर किया जो कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं. ओके, फिर क्या आता है हमारे पास, इट ऑलवेज यूजेस कनेक्टिंग वर्ड्स सच एज लाइक और एज. इसके अंदर हमेशा लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे उसमें लाइक आए चाहे उसमें एज आए. बगैर लाइक और एज के सिमिली नहीं हो सकती. ठीक है, तो कंपेयर करना दो चीज़ों को लेकिन एज और लाइक का इस्तेमाल करके है सिमिली, विच क्लियरली शो दैट अ कंपैरिजन इज बीइंग मेड. तो ये वर्ड्स ही दिखाते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है. अ सिमिली हेल्प्स द रीडर विजुअलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग बेटर बाय रिलेटिंग इट टू समथिंग फेमिलियर. It does not say the two things are exactly the same, but that they are similar in some way. अब ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी पूरी की पूरी चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के बराबर आ गई है. नहीं, किसी एक क्वालिटी की बिना पे भी हम उसको कह सकते हैं. ठीक है, एज वाइट एज क्लाउड जैसे हम कह देते हैं, एज टॉल एज ट्री कह देते हैं, एज ब्रेव एज लाइन कह देते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने कंपेयर किया है किसी एक क्वालिटी की बेस पे, तो वो सिमिली हो जाएगी. ही रन्स लाइक द विंड. ठीक है, द वाटर वॉज एज कोल्ड एज आइस. तो आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन किया है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास मेटाफर. अब मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज बेसिकली एन अदर फिगर ऑफ स्पीच जो कि सिमिली की तरह ही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है. सिमिली के अंदर हम एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल करके कंपैरिजन कर रहे थे ना, इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है, हम डायरेक्टली एक इंसान की किसी क्वालिटी को या एक चीज़ की किसी क्वालिटी को दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं और कह देते हैं कि ये चीज़ ये है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये चीज़ इसकी तरह लगती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम मेटाफर्स लिखते हैं. अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स
विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो मेटाफर क्या हो गया कि आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन किया है लेकिन एज और लाइक को इस्तेमाल किए बगैर। It states that one thing is another thing to show a deeper or symbolic meaning. आप इसको इस तरीके से कहते हैं ये चीज़ कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल टाइम इज मनी, ठीक है। अब टाइम और मनी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप उसको एसोसिएट करें, आपने सीधा सीधा कह ही दिया टाइम इज मनी, और अब आपको कोई किसी की तारीफ कर रहे हैं तो आप उसको ये कहने की बजाय शी लुक्स लाइक अ फ्लावर, आप उसको कह रहे हैं शी इज़ अ फ्लावर, शी इज़ अ रोज, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक क्वालिटी की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, हालांकि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ओके। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं हम ये अपनी राइटिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पोइट्री के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अक्सर औकात क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हों तो आपकी टीचर भी अक्सर ये बात कह देती हैं कि क्लासरूम इज़ अ ज़ू, ठीक है, दिस इज़ अ ज़ू समथिंग, कुछ इस तरह की बातें कह जाते हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो सब असल में वो बात नहीं होती, बल्कि क्या होता है, वो एक मेटाफर यूज़ किया जा रहा होता है। अच्छा, अनलाइक अ सिमिली, अ मेटाफर इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर डायरेक्ट, ठीक है। सिमिली इतनी डायरेक्ट और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मेटाफर उससे ज़्यादा डायरेक्ट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। It suggests that the two things are closely connected, not just similar. It often makes language more powerful and thought-provoking. तो ये क्या करती है, ये language को more powerful बनाती है और thought-provoking बनाती है, ठीक है। ये वही time is a thief, okay, ये भी कहा जा सकता है। The classroom was a zoo, okay. He has a heart of stone. अब कोई अगर बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड है या किसी बहुत ज़्यादा सख्त दिल है, तंग दिल है या कुछ इस तरह का है तो आप उसको ये भी कह सकते हैं ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। तो ये भी एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब थर्ड फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास आती है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होगी। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, लेट्स सी। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन होती है कि आप किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को, इंसानों के अलावा कोई भी चीज़ है उसको इंसानों की क्वालिटी दे दें, ठीक है। इंसानों की जो क्वालिटीज़ हैं वो इंसानों के अलावा किसी और चीज़ को देना पर्सोनिफिकेशन है। अब इंसानों के अलावा जानवर भी हो सकते हैं, परिंदे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और एक ये पेन भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जब भी आपने इंसानों के अलावा उसकी कोई भी इंसानों की क्वालिटी इंसानों के अलावा किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट कर दी तो वो पर्सोनिफिकेशन होगी। Personification is a figure of speech in which human qualities, emotions or actions are given to non-living things, animals or abstract ideas. तो अगर हम इसको इस तरीके से बात कर लें कि non-living things और animals और objects की जगह non-human things की बात कर लें, ठीक है। तो इंसानों के अलावा कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास जब उसको आप इंसानों की क्वालिटी देंगे तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी। This technique makes descriptions more lively and relatable. अब क्या करते हैं, आप चीज़ों को lively बना देते हैं ये कह के। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ दिस पेन इज़ विस्परिंग, क्योंकि इसमें से ठक ठक की आवाज़ आ रही है ना, तो मैंने इसको कह दिया कि दिस पेन इज़ टॉकिंग टू मी, ठीक है। तो वो एक बात जो कि जिसको कहने का अंदाज बदल गया। तो आप पर्सोनिफिकेशन को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं राइटिंग्स के अंदर। उसी तरह जब हवा में कोई पत्ते हिल रहे हैं या फूल हिल रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द विंड, ठीक है, विद द विंड भी कह सकते हैं। तो कुछ भी इस तरह की बात, तो जब हम राइटिंग के अंदर उसको थोड़ा सा लाइवली दिखाने के लिए, उसको बेहतर दिखाने के लिए, उसको क्रिएटिव दिखाने के लिए हम इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब वो जो विंड का गुजरना है, जो उसकी आवाज़ है विंड की, उसको आपने सरगोशी करना कह दिया, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो आप अपनी राइटिंग्स को इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं उसमें पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करके। अच्छा, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। अब सन के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। सन स्माइल्ड ऑन अस, क्या सन स्माइल कर सकता है? नहीं, लिटरली तो नहीं कर सकता। तो जब आप उसको लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे, फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। द लीव्स डांस्ड इन द ब्रीज, सेम वही बात जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को कही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। हाइपरबोले इज बेसिकली अ फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर हम एग्जैजरेशन करते हैं। कोई बात छोटी सी होती है उसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोले। Hyperbole is a figure of speech that uses deliberate and extreme exaggeration
to emphasize a point to or create a strong impression. किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा emphasize करने के लिए, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा intense दिखाने के लिए आप उसके अंदर exaggeration कर देते हैं. जैसे आपको ये बात तो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी घर में कि अम्मी अक्सर कह जाती हैं कि 70 दफ़ा कहा है कि पानी पीने के बाद ग्लास धो के वापस रखना है, राइट? या फिर कुछ भी ऐसी बातें. तो वो 70 दफ़ा नहीं कहा, ठीक है? वो 1000 दफ़ा नहीं कहा, a million times नहीं बोला. लेकिन क्या होता है, उस बात का इफेक्ट बढ़ाने के लिए, उसको बताने के लिए ये बात ज़रूरी है, या कितनी दफ़ा मैं आपको ये बात समझा चुकी हूँ. तो ये इस तरह की बातें की जाती हैं लिटरेचर के अंदर भी, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोले. उसके अलावा आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, अगेन वही बात, ठीक है, कि 1000 दफ़ा कहा है. 1000 टाइम्स कहा नहीं होगा, लेकिन क्या है, उस बात को उसके अंदर फीलिंग्स लेकर आने के लिए, उसको इंटेंस दिखाने के लिए, उसको ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. नोबडी कैन ईट अ हॉर्स, राइट? जितनी मर्जी भूख लगी हो, नोबडी कैन ईट. लेकिन क्या है, क्या हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं क्या दिखाने के लिए? अपनी
अच्छा, तो हम एजोनेंस पढ़ रहे थे. एजोनेंस इज बेसिकली रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वॉवल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स. तो जब एक सेंटेंस के अंदर आपके पास कोई भी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसके अंदर वॉवल साउंड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो एजोनेंस होगी. ठीक है, तो ये क्यों यूज़ होता है, ताकि स्मूथ म्यूजिकल और म्यूजिकल साउंड उसके अंदर क्रिएट किया जा सके, उसके अंदर रिदम आ सके. एग्जाम्पल क्या है, द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट. अब इसके अंदर आई साउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है. लाइट, साइट, आई का जो साउंड है ना वो आ रहा है बार बार. सिमिलरली, गो स्लो ओवर द रोड. स्लो, गो, स्लो, रोड. ठीक है, ओ साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा साउंड होगा जो रिपीट हो रहा होगा, वो क्या होगा, वोवल साउंड रिपीट हो रहा होगा, तो वो आपका एजोनेंस होगा. ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, शुरू में नहीं, विद इन द वर्ड, या फिर वर्ड के आखिर में, या फिर वर्ड के दरमियान में, आखिर या दरमियान के अंदर अगर एक वोवल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो वो कॉन्सोनेंस होगा. ठीक है, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस दोनों का डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए. अब कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन आर डिफरेंट. एलिट्रेशन के अंदर क्या था, जो वर्ड्स थे वो स्टार्ट ही उस सेम साउंड से हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो या तो सेंटेंस के वर्ड के दरमियान में आएगा या फिर वो वर्ड के एंड पर आएगा. Consonance is the repetition of consonant sounds within or at the end of words in a sentence. किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो एंड पर आ रहे होंगे या फिर वो क्या होगा, दरमियान में आ रहे होंगे. अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इट एड्स फ्लो एंड हार्मनी टू राइटिंग. अब एग्जाम्पल क्या है, द लंपी बम्पी रोड. ठीक है, प साउंड जो है वो आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से रिपीट हो रहा है, लंपी बम्पी में. फिर उसी तरह स्ट्रोक ऑफ लक, क साउंड इसके अंदर आ रहा है. तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा विद इन द वर्ड और एट द एंड ऑफ द वर्ड, तो वो कॉन्सोनेंस होगा. आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा. अब आते हैं सिम्बोलिज्म की तरफ. सिम्बोलिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ वर्ड, ऑब्जेक्ट और आइडिया रिप्रेजेंट समथिंग डीपर और मोर मीनिंगफुल देन इट्स लिटरल मीनिंग. ठीक है, तो कोई भी एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. कोई आइडिया हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कलर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, कलर्स भी डिफरेंट चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं. जैसे रेड कलर डेंजर को सिंबलाइज करता है, उसी तरह डव, डव क्या है, वो अमन की है ना, पीस की एक रिप्रेजेंटेशन है, तो इट सिंबलाइजेज पीस. उसी तरह रेड रोज सिंबलाइजेज लव, डार्कनेस सिंबलाइजेज फियर और ईवल. ठीक है, तो ये लिटरेचर के अंदर आपने देखा होगा डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती हैं. दैट्स ऑल. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी. हमारे पास अभी एक स्कूल अवेलेबल है, IMCG F102. आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकें, क्योंकि मैंने अभी एक्सरसाइज करानी है. आप लोगों के हैंड्स जो हैं वो रेज होंगे, तो मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं. तो काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा इफ़ यू कैन. IMCG F102. अगर आपका कैमरा ऑन नहीं हो सकता तो भी काइंडली इसमें कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि फिर हम स्टार्ट करें. अच्छा, अभी आप लोग बच्चे ये कर सकते हैं कि जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उसका आंसर अपने पास लिख लें या अपने दिमाग में सोच लें, और उसके बाद जब मैं आपको बताऊँ तो आप खुद ही अपने आप को मार्क्स देना शुरू कर दें. हम इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर हमारा कैमरा ऑन नहीं होता उस सिचुएशन के अंदर. ओ, हो गया. आई कैन सी यू ऑल गर्ल्स. कैन यू सी मी? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन. ओके, दैट्स नाइस. अच्छा, तो अब ऐसे करेंगे कि मैं आप लोगों के सामने एक MCQ को पढ़ूंगी और आपने क्या करना है, आपको दूंगी ऑप्शन A, B, C, D सारे पढ़ूंगी, और उसके बाद मैं पूछूंगी कि आप में से कौन है जिसको लगता है कि ऑप्शन A, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. जिनको B, वो इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. शी इज एज जेंटल एज अ डव. अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? A, मेटाफर, B, सिमिली, C, हाइपरबोली, D, पर्सोनिफिकेशन. अब किसको लगता है ऑप्शन A, किसको लगता है ऑप्शन B, किसको लगता है ऑप्शन C, और किसको लगता है ऑप्शन D? वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ऑप्शन B इज द राइट वन. एज जेंटल एज अ डव, क्योंकि इसके अंदर एज का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, कंपैरिजन एज के साथ हो रहा है, तो ये क्या है, ये आपके पास सिमिली आ गई. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. द स्टार्स डांस्ड इन द नाइट स्काई. द स्टार्स डांस्ड इन द नाइट स्काई. अब इसके अंदर ऑप्शन A है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन B सिमिली, ऑप्शन C आयरनी, ऑप्शन D यूफेमिज्म.
अब आपने मुझे बताना है कि ऑप्शन कौन सा ठीक है। किस किस को लगता है ऑप्शन ए इज द राइट वन? ओके, किस किस को लगता है ऑप्शन बी इज द राइट वन? किसको लगता है ऑप्शन सी? और किसको लगता है ऑप्शन डी? ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ऑप्शन ए इज द राइट वन। द स्टार डांस्ड इन द स्काई। अब डांसिंग क्या है? ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो जब भी हम ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन चीज को देंगे तो वो क्या होगी? वो हमारे पास पर्सोनिफिकेशन होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स टू क्लीन योर रूम। अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? क्या वो पन है, क्या वो हाइपरबोली है, क्या वो ऑक्सीमोरॉन है, या फिर वो एलिट्रेशन है? किस किस को लगता है इट्स ऑप्शन ए? किसको लगता है ऑप्शन बी? किसको लगता है ऑप्शन सी? किसको लगता है ऑप्शन डी? ओके, वेरी गुड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट्स हाइपरबोले। व्हाई? बिकॉज यू आर एग्जेजरेटिंग समथिंग। 1000 दफा नहीं कहा होगा, ठीक है, लेकिन उसको एग्जेजरेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम इज अ थीफ दैट स्टील्स आवर मोमेंट्स। अब इस सेंटेंस के अंदर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी मेटाफर, ऑप्शन डी आयरनी। अब आप मुझे बताएंगे किस किस को लगता है कि ऑप्शन ए इज द राइट वन? किसको लगता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर? ओके, किसको लगता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर? और किसको लगता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर? ओके, बहुत मिक्स आंसर आ रहे हैं। अच्छा, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेटाफर। क्यों मेटाफर इसका ठीक आंसर है? टाइम को डायरेक्टली थीफ कहा जा रहा है। क्या टाइम थीफ है? नहीं, रियलिटी में नहीं है, लेकिन एक और चीज को एक दूसरी चीज कहा जा रहा है। तो जब भी डायरेक्टली किसी एक चीज को दूसरी चीज कहा जाता है तो वो मेटाफर होता है। अच्छा, द बजिंग बीज फिल्ड द गार्डन। द बजिंग बीज फिल्ड द गार्डन। अब किस किस को लगता है कि इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है? किसको लगता है ओनोमेटोपिया, या फिर इसमें कॉन्सोनेंस है, या फिर आयरनी है? लेट्स स्टार्ट। ओके, ऑप्शन ए। किसी को लगता है ये ऑप्शन ए है? ओके, सिर्फ एक बच्चे को लग रहा है। ओके, किसी को लगता है कि ये ऑप्शन बी है? ओके, काफी बच्चों को लग रहा है। किसको लगता है ये ऑप्शन सी है? किसी को भी नहीं लग रहा। और किसको लगता है ये ऑप्शन डी है? कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा, द राइट आंसर इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है कि जब आप साउंड से वर्ड्स बनाते हैं, नेचुरल साउंड से कोई वर्ड बनता है तो वो ओनोमेटोपिया होता है। अच्छा, दिस इज अ बिटर स्वीट मेमोरी। अब बिटर स्वीट इस सेंटेंस के अंदर क्या है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है? आप बताएंगे। यूफेमिज्म है, आयरनी है, ऑक्सीमोरॉन है, या मेटाफर है? किसको लगता है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर? ओके, किसको लगता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर? किसको लगता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर? ओके, और किसको लगता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर? ओके, कुछ बच्चों ने हाथ ही नहीं खड़ा किया और बहुत से बच्चों ने गलत आंसर किया है। अब बिटर स्वीट क्या है? दो ऑपोजिट चीजें हमने इकट्ठे लिखी हैं, ठीक है, बिटर एंड स्वीट। तो जब भी हम दो ऑपोजिट आइडियाज को इकट्ठे एक फ्रेज के अंदर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। अच्छा, ही पास्ड अवे पीसफुली लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस के अंदर भी एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है। अब आप मुझे बताएंगे वो क्या है? ऑप्शन ए हाइपरबोली, ऑप्शन बी यूफेमिज्म, ऑप्शन सी आयरनी, ऑप्शन डी पन। विच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, सो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डी। अच्छा, पास्ट अवे, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आप किसी एक हार्श चीज को, एक रूड कमेंट को या किसी चीज को बहुत पोलाइटली कहते हैं तो उसको हम कहते हैं यूफेमिज्म। तो यहाँ पे पास्ट अवे का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो हम बजाय ये कहने के ही डाइड हम यूज कर रहे हैं ही पास्ट अवे। तो ये क्या होगा? यूफेमिज्म होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, या फिर एलिट्रेशन? अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या है? किस किस को लगता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर? किसको लगता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर? किसको लगता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर? और किसको लगता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर? ओके, नाइस। अच्छा, वैसे तो ये पर्सोनिफिकेशन है विंड विस्पर्ड। क्या विंड विस्पर कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी आप नॉन ह्यूमन चीज को दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये एलिट्रेशन भी है, वो साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है।
तो ये जो जिन्होंने एलिट्रेशन कहा था उनका आंसर भी ठीक हो गया, और जिन्होंने पर्सोनिफिकेशन कहा था उनका आंसर भी ठीक हो गया। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब ये क्या है? क्या इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसमें एजोनेंस का इस्तेमाल हो रहा है, क्या एलिट्रेशन है, या फिर ये हाइपरबोली है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब दो एलिट्रेशंस हैं, कौन कौन सी? स और श। सी शेल्स सी, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब स साउंड और श साउंड, दो साउंड जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अब हम लास्ट एक और कर लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे सेड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। एक तूफान आया हुआ है और somebody said what a beautiful day। तो ये क्या है? आयरनी है, सिमिली है, यूफेमिज्म है, या फिर ये मेटाफर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये आयरनी है, साफ पता चल रहा है कि एक चीज उसके ऑपोजिट कही जा रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तूफान आया हुआ है, आंधी आई हुई है, और आप कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो ये क्या है? ये आयरनी है। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास में सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझा होगा, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।